हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूं और आज के वीडियो में जो है हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैंने बताया था कि बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम सारे के सारे आज कवर कर देंगे और फिर कल से हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है धीरे धीरे पढ़ते ही जा रहे हैं और इसके बाद जो है मैं फिर मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगा, क्योंकि एंशियंट और मिडिवल तो मुझे खुद भी पसंद नहीं है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, मॉडर्न करेंगे, तब देख लेंगे, टाइम होगा तो फिर बाकी की चीज़ें भी देख लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और साथ के साथ अगर आपको उत्तराखंड जीके के नोट्स चाहिए, आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। और मेरे पास कुछ जो ये नोट्स मैं जीएस के बना रहा हूँ ये भी अवेलेबल है, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम आज जो है वो बचे हुए जो टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कल जो पढ़ रहे थे उसी से आगे की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे महासागरों की। ओके, यानी कि ओशियंस। ओशियंस की बात में सबसे पहले हम बात करेंगे ओशियंस की जो सैलिनिटी यानी कि लवणता की। तो लवणता क्या होती है? महासागरों का यह एक विशिष्ट गुण होता है, अर्थात महासागरीय जो जल होता है उसमें उपस्थित लवण इसका प्रमुख कारण है। ओके, तो महासागरीय जल की जो लवणता का प्रमुख कारण क्या है? जो उसमें साल्ट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से महासागरीय जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है और इसके कारण से उसमें चीज़ें आसानी से तैरती हैं। आपको पता है ये चीज़, है ना? जो जो लवण होता है उसकी मात्रा कैसे मापी जाती है? उसकी मात्रा जो है उसको प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, यानी कि प्रति हजार लीटर पानी में कितना मतलब नमक घुला हुआ है या कितना लवण घुला हुआ है, उस पर डिपेंड करती है लवणता किसी भी समंदर की। और अगर हम एवरेज की बात करें तो औसत जो लवणता है वो लगभग 35 प्रत्येक 1000 पर इसकी होती है। ओके, अगर हम महासागरीय लवणों की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे 27 प्रकार के लवण जो हैं इसमें आपके उपस्थित होते हैं, जिसमें से कि 7 जो हैं वो प्रमुख लवण होते हैं। अब ये 7 के साथ जो लवण हैं इनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो 2 लवण हैं, यानी कि 2 सॉल्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड 77.8%, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका 10.9% की मात्रा के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसलिए ये दोनों ही लवण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाए जाते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, बस इतना सा काफ़ी है। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, समान लवणीय क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है आइसोहेलाइन, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर एक जैसी सैलिनिटी है समंदर के अंदर, इन क्षेत्रों को अगर हम एक काल्पनिक रेखा से मिलाएं तो वो कहलाएगी आइसोहेलाइन। ओके, चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे प्रमुख महासागरों की। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रमुख महासागरों में सबसे जो हमारा बड़ा महासागर है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो ऊपरी सिरा है ये बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट्स, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको स्ट्रेट्स क्या होते हैं, इस पर जाता है। और जो निचला सिरा है इसका वो अंटार्कटिक महाद्वीप तक जाता है। ओके, काफी बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ है और फिर ये लगा लीजिए आप कि इसका क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल खंड से भी अधिक है। तो आप लगा सकते हैं जितना का हमारा पूरा का पूरा जो है लैंड एरिया है उसका, उससे भी ज़्यादा जो है वो अकेले अकेले पैसिफिक ओशियन का एरिया है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि इसका कितना बड़ा एरिया होगा। ओके, जो पैसिफिक ओशियंस है फ्रेंड्स, उसमें जो गुआम द्वीप है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेंच पाया जाता है, गर्त पाया जाता है। गर्त मतलब जो सागर के अंदर बहुत निचले क्षेत्र होते हैं वो गर्त कहलाता है, ट्रेंच। तो वो जो ट्रेंच है उसमें सबसे बड़ा ट्रेंच है आपका मोरियाना ट्रेंच या मेरियाना ट्रेंच होगा कहीं पर लिखा हुआ। तो ये पैसिफिक ओशन में है और ये लगभग 11 किलोमीटर बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है और इसकी 11 किलोमीटर, यानी कि एक पूरा एवरेस्ट पर्वत इस ट्रेंच के अंदर समा सकता है, इतनी ज़्यादा गहराई का ये ट्रेंच है। कौन सा? मोरियाना ट्रेंच। ओके, तो फ्रेंड्स ये है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो आता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर, आप मैप देखिए, अपना वर्ल्ड मैप उठाइए,
अटलांटिक जो महासागर है ये क्या बनाता है, एस आकृति बनाता है, क्योंकि देखिए आप ये कहां से कहां तक फैला हुआ, अफ्रीका के पश्चिम से पूरा का पूरा एरिया और जो साउथ अमेरिका के बीच है ना, तो वो एरिया हो जाएगा कौन सा, दक्षिणी अटलांटिक। और ऊपर यूरोप, यूरोप का पीछे से लेकर और पूरा उत्तरी अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट तक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका उत्तरी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक को अगर हम दूर से देखें तो ये कैसे दिखते हैं, एस की आकृति से बनाते हुए दिखते हैं। ओके, तो आप मैप में देख लीजिए, अगर आप लोगों ने कहीं पे मैप लगा रखा तो आप देख सकते हैं उसमें। ओके, तो कुल विश्व के क्षेत्रफल के 16% भाग पर हमारा ये अटलांटिक ओशन फैला हुआ है। ओके, अगर हम प्रमुख इसकी खाड़ियों की बात करें, यहां पर कौन कौन सी खाड़ियां उपस्थित हैं, तो फ्रेंड्स प्रमुख जो इसकी खाड़ियां उपस्थित है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सार्गेसो सागर, सार्गेसो सी, जो कि उत्तरी अटलांटिक में उपस्थित है। तो ये पूछा जाता है कि सार्गेसो जो सार्गेसम जो सागर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक्चुअली में जो फ्रेंड्स ये सार्गेसम सागर है, ये सार्गेसम सागर नहीं है बल्कि एक एक समंदर के बीच में स्थित एक भाग है। यहाँ पर जो घास होती है, छोटी छोटी घास उगती है, वो एक्चुअली में वहां पर पुर्तगाल के जो लोग थे वो पहले समय में ट्रेड करते थे, और पुर्तगाली में जो घास है उसको क्या कहा जाता है, सार्गेसम कहा जाता है, सारगेशम। तो इसीलिए जो है वहां पर उन्होंने उस घास वाले एरिया का नाम क्या रख दिया कि ये सार्गेसो सागर है। तो फ्रेंड्स इसीलिए उसको कहा जाता है सार्गेसो सागर, और ये कहां पर है, उत्तरी अटलांटिक में। आप देख सकते हैं कि कहां पर ये जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, उनके बीच में ये स्थित है सार्गेसो सागर। तो ये याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है आपका हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सी, बैफिन की खाड़ी, उत्तरी सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियाई सी। तो ये सारे के सारे जो जितने भी ओशंस हैं ये हमारे अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, तो इतनी सी बात है, चलते हैं आगे। एक मिनट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। तो ये थे हमारे अटलांटिक ओशन, आप समझ गए हैं कि एस आकृति का होता है और 16% भाग पर ये लगभग फैला हुआ है। ओके, और इसके ये पार्ट्स होते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा वाला अपना ओशन जो है आपका हिंद महासागर या इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन या हिंद महासागर, इसको हम क्या कहते हैं, अर्ध महासागर भी कहते हैं। तो याद रखना, अर्ध महासागर के नाम से कौन जाना जाता है, हिंद महासागर। जो हमारी कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो फ्रेंड्स जो कर्क रेखा है ये इस महासागर की उत्तरी सीमा कहलाती है। और यहाँ पर दो प्रमुख गर्त पाए जाते हैं, वो है सुंडा गर्त और डायमेंटना। ठीक है, तो दो प्रमुख गर्त जो इंडियन ओशन में पाए जाते हैं उनके नाम भी याद रखने हैं, डायमेंटना और सुंडा गर्त। अब जो हिंद महासागर है इसमें जो कई सारे आइलैंड पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा अगर हम आइलैंड बात करें तो वो है मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर यहाँ पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा आइलैंड हो जाता है। इसमें प्रमुख खाड़ी और सागरों की बात करें अगर, तो लाल सागर इसके अंतर्गत आता है, फारस की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब के सब हमारे इंडियन ओशन के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ द्वीप भी हैं जो कि प्रवाल निर्मित हैं। तो प्रवाल निर्मित जो द्वीप हैं उनमें आता है लक्षद्वीप और मालदीव। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या होती है फ्रेंड्स, वह क्षैतिज रेखा जिससे महासागरों की ऊंचाई व गहराई की माप की जाती है। ओके, यानी कि आप देखते हैं कि महासागरों की जो ऊंचाई है या गहराई उसको नापा जाता है, तो उसके लिए एक क्षैतिज रेखा जो है उसको मानक मान लिया जाएगा और वहां से उसकी गहराई को मापा जाएगा। तो फ्रेंड्स वो कहलाएगी आपकी डेटम लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला सागर है वो है आर्कटिक महासागर, जो कि आपके उत्तरी ध्रुव पर पूरा का पूरा फैला हुआ है।
और दक्षिणी महासागर जिसको हम अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारे 5 महासागर हो जाते हैं। आपको इनके नाम क्रम वाइज याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास महासागरीय उच्चावच ओशियन रिलीफ, या इनको कॉन्टिनेंटल सेल्फ रिलीफ भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि महासागरों के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, जब हम महासागर के अंदर जाते हैं तो वहां पर क्या क्या संरचना पाई जाती है उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखिए, ये एक महासागर है, सपोज यहाँ पर ये हमारे पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये एक महासागर है और ये नीचे महासागर के नीचे स्थित कोई उसकी महासागरीय धरातल है। तो फ्रेंड्स जब हम महासागरों के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमको मिलता है छिछला समुद्र। छिछला समुद्र मतलब वहाँ पर जो है गहराई बहुत कम होती है। ओके, और वो गहराई धीरे धीरे बढ़ती है। तो यहाँ पर जो जो इलाका जो ऐसा होगा कि जो कैसा होगा, दो डूबा हुआ इलाका कह सकते हैं आप इसको, जो कि समुद्र के बिल्कुल सटा हुआ है, तो वो इलाका कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं ये कहलाते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। और ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से अगर जो ये महासागर है इसके किनारे जो है वो डायरेक्ट पर्वत है, जैसे कि एंडीज पर्वत के से सटा हुआ अगर कोई महासागर है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका जो मग्न द्वीपीय जो मग्न तट होगा यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ होगा, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो है वो पर्वतों के, क्योंकि सीधे सीधे पर्वत उसके बाद लग जाता है या पहाड़ी लग जाती है। अगर इसके बाद कोई मैदान है, कोई ऐसा सागर है जिसके बाद कोई मैदानी इलाके है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होगा उसका विस्तार हो जाएगा। और ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते हैं इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये यूज किस लिए आते हैं, ये कई क्षेत्रों में यूज आते हैं, जैसे मछली पालन के लिए जो है काफ़ी अच्छे एरिया ये माने जाते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, है ना, और नेचुरल गैसेज, वो इन क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना होती है। ओके, तो ये हमारे पहले भूभाग इसके अंदर होते हैं। फिर हम जब उससे नीचे आते हैं तो एक ढलान वाला हमें अचानक एक स्लोप वाला एरिया नीचे मिलता है। उस ढलान वाले एरिया को हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल या स्लोप, महाद्वीपीय स्लोप। ओके, फिर जब हम उससे और नीचे आते हैं तो मग्न ढल के नीचे जब हम आते हैं तो हमको एक बहुत बड़े बड़े मैदान वहाँ पर मिलते हैं, जिनको कहा जाता है नितल के मैदान, डीप सी प्लेन। जो महाद्वीप के अंदर की अगर हम भाग के पूरी की पूरी संरचना को देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 70% एरिया पर कौन से भाग फैले हुए हैं, यही नितल के मैदान फैले हुए हैं। यानी कि काफ़ी बड़े एरिया में ये मैदान फैले हुए हैं। ओके, अब इन नितल के मैदानों के अंदर भी फ्रेंड्स कई प्रकार की छोटी छोटी जो है वो पहाड़ियाँ इस प्रकार से खड़ी हुई, जो कि लगभग 100 से 600 मीटर के आसपास होती हैं। तो इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ होती हैं ये आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, कुछ बड़ी कुछ छोटी, इस तरीके से आकृतियाँ बन जाती हैं। तो ये आकृतियाँ कटक कहलाती हैं। ओके, तो इनको क्या कहेंगे, कटक। और उसके बाद जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसी आकृतियां हो जाती हैं जहां पर कटक जो है वो ऊपर से सपाट हो जाते हैं, तो उस स्थिति में उनको क्या कहते हैं, गुयाट कहते हैं। ओके, तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। और फिर कुछ इस प्रकार के एरिया होते हैं जो अत्यधिक गहराई में होते हैं, यानी कि वो काफ़ी नीचे धसे हुए एरिया होते हैं, तो उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय ट्रेंच या गर्त कहते हैं। जिसके बारे में मैंने अभी बताया था ना कि हमारे पैसिफिक में जो सबसे बड़ा ट्रेंच है वो कितना है, आपका कौन सा है, मोरियाना ट्रेंच, जो कि लगभग 11 किलोमीटर नीचे है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ महाद्वीपीय उच्चावच यानी कि ओशन रिलीफ के बारे में। ओके, चलते हैं आगे। तो आगे मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, महाद्वीपीय जो मग्न तट है वो मछली उत्पादन के उपयुक्त क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के भंडार के लिए ये काफ़ी अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं। जैसे कि भारत में कौन से क्षेत्र हैं ऐसे, बॉम्बे हाई और अंकलेश्वर। तो ये बॉम्बे हाई और अंकलेश्वर के बारे में क्वेश्चन तो कल जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछे जाते हैं कि भारत में ये तेल उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो बॉम्बे हाई और अंकलेश्वर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास महासागरों के सर्वाधिक लगभग 75% भाग पर हमारे नितल के मैदानों का विस्तार होता है। जैसे कि मैंने बताया सर्वाधिक जो भाग हैं वो आपके ये सी प्लेन की, ओशनिक प्लेन्स जिनको कहते हैं, उनका विस्तार होता है। उसके अलावा विश्व में सबसे जो चौड़ा मग्न तट है वो आर्कटिक महासागर का पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास समुद्री जलधारा। अब समुद्र के अंदर जो है कुछ धाराएं लगातार मूव करती रहती हैं, और ये इसका कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन, है ना। उसके अलावा तापमान, कई कारक होते हैं इसके, हवाएं, पवनें, ये सब कारक जो हैं वो
होते हैं और ये मिलकर जो है जब एक रोल प्ले करते हैं तो उससे हमारी समंदर के अंदर कुछ निश्चित धाराएं उत्पन्न होती हैं, कोई निश्चित दिशा की तरफ वो धाराएं बढ़ती हैं। ओके, एक निश्चित सीमा में समुद्र के अंदर तीव्र गति से बहने वाली जो नदियां हैं उनको जलधारा या ओशनिक करंट्स कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो ओशनिक करंट होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कई ये जो करंट्स होते हैं ये न केवल जो है वो यात्रियों को चलने में मदद करते हैं, बल्कि उसके अलावा कई जो देश होते हैं या आपके जो समुद्र तट होते हैं उन पर जो है विभिन्न प्रकार के मौसमों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। साथ के साथ जो है वो आपके जलवायु के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए इनके बारे में पढ़ा जाता है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक में कौन कौन सी जलधाराएं पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स जो उत्तरी अटलांटिक हमारा सी है उसमें ये निम्न प्रमुख धाराएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक विषुवत-रेखीय जलधारा, दूसरी है कैरिबियन जलधारा, तीसरी है मैक्सिको की जलधारा, चौथा है फ्लोरिडा की जलधारा, फिर है लेब्राडोर की जलधारा जो कि एक ठंडी है जलधारा कही जाती है, फिर गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, फिर है इरमिंगर की जलधारा, फिर है नॉर्वे की जलधारा, फिर है रेनेल की जलधारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं जो कि हमारे उत्तरी आपके अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक ओशन में आइए। दक्षिणी अटलांटिक में जो प्रमुख जलधाराएं पाई जाएंगी वो है आपकी दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा, फिर है ब्राजील की जलधारा, तीसरी है आपके फॉकलैंड की जलधारा, फिर है दक्षिणी अटलांटिक पूर्वी महाप्रवाह, फिर है बेंगुला की जलधारा। ये बहुत पूछी जाती है, बेंगुला की जलधारा कहाँ पाई जाती है, और ये ठंडी जलधारा, ये भी आपको याद रखना है। तो बेंगुला की जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और गल्फ स्ट्रीम, ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। तो बेंगुला की जलधारा कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अटलांटिक ओशन में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा। तो जो नॉर्थ पैसिफिक रीजन है उसमें आइए, उसमें पाई जाएगी आपकी उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय जलधारा, यानी कि जो विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे होंगी तो वो उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय जलधारा कहलाएगी। फिर है क्यूरोसियो की जलधारा, जो ये जापान के पूर्वी तट की साइड देखने को मिलेगी आपको। फिर है सुशिमा की जलधारा, फिर है क्यूराइल और ओयोसियो की जलधारा, फिर है आपका अलास्का की जलधारा, और फिर है आपका कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये दो जलधाराएं होती हैं यहाँ पर, जहाँ पर भी दो जलधाराएं ठंडी व गर्म जलधाराएं, जैसे ये ठंडी जलधारा है और ये गर्म जलधारा है, जहाँ पर भी ये क्या हो गया, ये मिलती हैं आपस में, तो वहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जो कि क्या होता है, काफ़ी उत्पादक क्षेत्र होता है। किसके लिए? मछली उत्पादन के लिए। तो मछली उत्पादन के लिए काफ़ी उत्पादक क्षेत्र होते हैं, और इस प्रकार का क्षेत्र सबसे फेमस क्षेत्र कौन सा है? डागर बैंक। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना आपको, डागर बैंक का, कि ये काफ़ी अच्छा जो है वो मछली उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। और उसी तरीके से जापान के ईस्ट में भी इस प्रकार का एरिया है। ठीक है, तो ये जो बैंक होते हैं यहाँ पर जो है वो चूँकि बहुत बृहद स्तर पर मछली पालन का काम किया जाता है, इसीलिए इन देशों के लोग फिर इनका जो है वो फेवरेट खाना मछली होता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा। तो साउथ पैसिफिक ओशन में आइए। अब साउथ पैसिफिक ओशन में आइए तो वहाँ पर आपको मिलेगी दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय जलधारा, जो विषुवत रेखा के ठीक नीचे होगी। फिर है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, फिर है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। तो ये हम्बोल्ट और पेरू की जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो पेरू का समुद्री तट होता है उससे कुछ पश्चिम में ये जलधारा चलती है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था ना कि जो पेरू का तट होता है या जो अटाकामा डेजर्ट होता है वो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो वो इसी के कारण है, क्योंकि ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, और जिस कारण से ये वहाँ पर जितनी भी नमी होती है उसको पूरी तरीके से सोख लेती है, और वो दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट बन जाता है। तो ये हम्बोल्ट की जलधारा, इसका नाम भी आपको याद रखना है, हम्बोल्ट करंट के नाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में अगर हम प्रमुख जलधाराओं की बात करें तो पहले है विषुवत रेखा के पास होगी जो विषुवत रेखीय हिंद महासागरीय धारा। फिर है अग्लुहास की जलधारा, ये पूछी जाती है, अग्लुहास की जलधारा कहाँ पर है? ये है आपका इंडियन ओशन में। फिर है मेडागास्कर की जलधारा, फिर है मोजाम्बिक की जलधारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जलधारा हमारे हिंद महासागर में हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे कुछ ओशनिक प्रमुख करंट्स जो कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ओशंस में चलती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स की। अब प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं? फ्रेंड्स जो समुद्र है उसमें पाए जाने वाले जो मूंगा होते हैं या प्रवाल होते हैं उनसे प्रवाल भित्तियों का एक निर्माण होता है। प्रवाल भित्तियां एक प्रकार की जलीय जीव होती हैं, इनके अस्थि पंजरों से प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ का निर्माण होता है। तो जो कोरल रीफ्स होती हैं यानी प्रवाल भित्तियां होती हैं
वो एक्चुअली में प्रवाल जो या मूंगा जिनको कहते हैं वो क्या होते हैं, एक छोटे छोटे जानवर होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर। और ये जो जानवर होते हैं ये जब मर जाते हैं तो ये क्या करते हैं अपना, या जिंदा रहते हुए भी ये अपना जो एक खोल होता है इनके बाहर वो छोड़ते रहते हैं। तो वो इस विशेष प्रकार के एक पदार्थ का बना होता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये पदार्थ जो है वो कालांतर में जमता जाता है और इससे कई प्रकार के आइलैंड्स बन जाते हैं। ओके, जैसे कि अब बात करें इंडियन ओशन में तो जैसे लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके मूंगा द्वीप कहलाते हैं या प्रवाल द्वीप कहलाते हैं। ओके, विश्व की जो सबसे बड़ी जो है वो प्रवाल भित्ति, वो हमने पहले भी मैंने एक बार आपको बताया था, ये ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है उसके सहारे पूरे, यानी कि पूरा का पूरा उनका ईस्टर्न जो तट है उसके सहारे ये पाई जाती है और इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ग्रेट जो बैरियर रीफ है ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो कोरल रीफ है और ये लगभग 2300 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये रीफ होगी। और जो ये रीफ है इसको बचाने के लिए जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि जो ये कोरल रीफ होती हैं ये जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और लेकिन ये क्या होता है, अपेक्षाकृत ये शुद्ध पानी में जो है वो रह सकती हैं, उतना शुद्ध भी नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा शुद्ध होना जरूरी है। अगर इसमें पानी में पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण से जो प्रवाल होते हैं ये खत्म होने लग जाते हैं, यानी उनका विरंजन होने लग जाता है ना। तो ये भी आपको कई बार पूछा जाता है प्रवाल विरंजन क्या होता है। तो प्रवाल जो विरंजन होता है वो प्रदूषण के कारण जो प्रवाल होते हैं उनका नष्ट होना विरंजन कहलाता है। ओके, तो ये आपको इसमें याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसा समुद्री संक्राम मार्ग जो अपेक्षाकृत दो विस्तृत जो समुद्र या खाड़ियों को आपस में जोड़ता हो वह जल संधि या जल डमरू मध्य कहलाता है। तो समझ गए आप, यानी कि कोई भी दो ऐसी बड़ी जो है जल राशि होंगी, दो बड़े समुद्र होंगे वो आपस में अगर जुड़ रहे होंगे किसी नैरो पैसेज से, तो वो जो नैरो पैसेज है वो कहलाएगा आपका स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, है ना। यानी कि जो बीच में स्थित होगा किन्हीं दो बड़ी खाड़ियों के बीच में या उनके दो बड़े समुद्रों के बीच में। ओके, तो वो कहलाएगा आपका जल डमरू मध्य या स्ट्रेट। अगर हम प्रमुख स्टेट्स की बात करते हैं तो प्रमुख जल डमरू मध्य कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बेरिंग स्टेट्स। तो फ्रेंड्स जो बेरिंग स्टेट है उसमें वो आपका आर्कटिक एवं बेरिंग जो सागर होता है उसके मध्य पाया जाता है। अपने मैप में आपके पास मैप होगा, मैप को देखिए, मैप को देखिए, वहाँ पर देखिए जो ऊपर की साइड होगा वहाँ पर वो आपका आर्कटिक जो है सागर है और नीचे आपका बेरिंग सागर है। तो इनके मध्य जो है वो आपका स्ट्रेट जो पाई जाएगी वो बेरिंग स्ट्रेट पाई जाएगी। और ये जो अलास्का है, अलास्का देखिए यूएसए का ये हालांकि कनाडा के बगल पे है लेकिन ये जो पार्ट है ये किसका है, अलास्का का है। तो अलास्का के पार्ट जो है वो जो यूएसए का पार्ट है, सॉरी ये अलास्का, तो अलास्का को ये रूस से अलग कर रहा, तो अलास्का और रूस के बीच में देखिए लिखा होगा वहां पर बारीक अक्षरों में बेरिंग स्ट्रेट। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है क्योंकि इस बेरिंग स्ट्रेट से मैंने आपको परसों बताया था कि जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है ना, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो इसी लाइन से होकर गुजरती है। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं आपकी, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, हमने परसों ही डिस्कस किया था। तो वो यहीं से गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर के बारे में बहुत पूछा जाता है दोस्तों क्योंकि ये भूमध्य जो सागर है, अब देखिए अगेन मैप में देखिए जो भूमध्य सागर है यानी कि मेडिटेरियन सी है वहाँ को, और अगर हमें वहाँ से वापस इधर आना है किसमें, अटलांटिक ओशन में, तो एक बीच में एक नैरो पैसेज होगा उसको पार करना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा आपका जिब्राल्टर, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा प्लेस है जो जिब्राल्टर कहलाता है। तो यानी कि वो अलग करेगा किसको, ऊपर की साइड देखिए वहां पर कौन सा देश है, यूरोप का स्पेन होगा, और उसके नीचे जो है वो सीधे सीधे लग जाता है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वो टच कर रहा है किसको, मोरक्को को। तो यानी कि मोरक्को देखिए नीचे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में मोरक्को लगा हुआ है और ऊपर उसके ठीक जो है वो आपके ये स्पेन है। तो इनके बीच में जो है वो कौन सा पैसेज है आपका, जिब्राल्टर। ठीक है, तो जिब्राल्टर कहां पर है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास डोवर। तो डोवर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जल संधि हो जाती है। तो ये डोवर जल संधि है ये किस किस के बीच पाई जाती है, अगेन ऊपर देखिए जहां पर आप अभी देख रहे थे उससे थोड़ा ऊपर जाइए, और जो उत्तरी सागर है वहां से अगर हमें वापस अटलांटिक ओशन में आना है तो हम कैसे आएंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है
कि हम क्या करेंगे, बीच से आएंगे, एक छोटा सा पैसेज है डोवर जल संधि का, वहां से आएंगे, जो कि अलग करेगा किसको, ब्रिटेन को और फ्रांस को। क्योंकि देखिए ब्रिटेन वहां पर देखिए आप, छोटे छोटे दो जो आइलैंड हैं वो ब्रिटेन के हैं, जिसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, यूके कहते हैं, है ना। तो जो यूके है उसको जो है नीचे उस बाकी के यूरोप से अलग कर रहा है, यानी बाकी के यूरोप में सबसे पहला देश जो वहां पर है वो कौन सा है, फ्रांस है। तो इनको जो अलग कर रहा है वो कौन सी है, डोवर स्ट्रेट है। तो डोवर जो स्ट्रेट है फ्रेंड्स, तो उस यहीं पर जो है हमारे इंग्लिश चैनल आपका प्रेजेंट है। ओके, तो आपने कई बार सुना होगा इंग्लिश चैनल को पार किया तैर कर, तो जो ये इंग्लिश चैनल है ये यहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास मलक्का स्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मलक्का जो स्ट्रेट है ये आपके जावा सागर को बे ऑफ बंगाल से अलग करता। अब वापस हमारे इंडियन ओशन में आइए। इंडियन ओशन में जब हम आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से थोड़ा आगे बढ़िए और आप जाते हैं सीधे सीधे पहुंच जाते हैं आप कहाँ पर, इंडोनेशिया में। तो नीचे इंडोनेशिया है, ऊपर है मलय मलय प्रांत यानी कि मलेशिया। तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है और मलेशिया का ऊपरी जो आइलैंड है, उनके बीच में एक बारीक सी, मतलब बहुत नैरो पैसेज दिख रहा होगा, तो वो है आपका मलक्का स्ट्रेट। तो वो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो जितना भी माल जो है वो इंडियन ओशन से होकर गुजरता है, जितने भी आपके तेल के ट्रक कह रहा हूँ मैं, तेल के जो जहाज गुजरते हैं वो सब इसी से गुजरते हैं, मलक्का स्ट्रेट से। क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मलक्का स्ट्रेट को पार करके जब घूम के और तब वो जाएंगे कहाँ पर, आपके साउथ चाइना सी में। तो साउथ चाइना सी से ही जो है वो उतरेंगे फिर चाइना के ईस्टर्न पोर्ट पर। तो चाइना को कितना लंबा पड़ता है, पूरा देखिए घूम कर जाना पड़ रहा है। इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के बीचों बीच होकर एक कॉरिडोर बना रहा है, जिसको सी पैक के नाम से जाना जाता है, आपने सुना होगा। तो ये जो सी पैक है उसके द्वारा अब वो क्या करेगा, डायरेक्ट अरेबियन सी से ही जो है ऊपर को निकल लेगा और सीधे अपने ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में जो है चाइना के वो माल उतार देगा। तो इससे क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा तेल बचेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी बचेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका है उसमें एक छोटा सा नुकीला सा इस प्रकार से नोक सा निकला होगा, तो वो है फ्लोरिडा। और उस फ्लोरिडा के नीचे ये छोटे छोटे इस प्रकार से आइलैंड टाइप के होंगे, तो वो जो आइलैंडों का समूह होता है वो क्या कहलाता है, वेस्ट इंडीज। तो ये फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज के बीच में एक छोटा सा पैसेज होगा, उसको कहेंगे आप क्या, फ्लोरिडा की खाड़ी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पाक स्टेट। तो पाक स्टेट किस किस के बीच पाई जाती है, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत की और श्रीलंका के बीच में छोटी सी एक लाइन देखिए, वो है आपकी पाक स्टेट। बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से अलग करेगी। देखिए बंगाल की खाड़ी उधर होगी और इधर अरेबियन सी हो गया, इनको अलग करेगी पाक स्टेट। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हम प्रमुख नहरों की, यानी इंपॉर्टेंट आपकी कैनाल्स। तो इंपॉर्टेंट जो नहरें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में बहुत बार आता है। तो फ्रेंड्स जो भूमध्य सागर है उसको लाल सागर से अलग करता है आपका कौन सी, स्वेज नहर। आप जानते हैं कि स्वेज नहर जब नहीं थी तो उस टाइम पर क्या होता था, फिर अगर मेडिटेरियन सी से जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, अगर यूरोप से माल उतारना है, यूरोप से अगर हमें इंडिया माल लाना है या इंडियन ओशियन में कहीं भी इंडियन कॉन्टिनेंट में माल लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा आप अगेन मैप में जाइए, पुर्तगाल से जो है वो पहले जो व्यापारी थे पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अटलांटिक जो है उसको पूरा पार करके नीचे केप ऑफ गुड होप है उसको पार करके और तब वो इंडियन ओशन में पहुंचते थे। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा रूट था, और तब जाके वो इंडियन स्टेट ओशन में पहुंचेंगे और तब जाके माल वहां पर उतरेगा और बाकी जगह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दूर था। लेकिन जब ये जो स्वेज नहर है इसका निर्माण किया गया तो इससे क्या हो गया, जो आपका मेडिटेरियन सी है यानी कि भूमध्य सागर है उसके और जो लाल सागर है उसके बीच में एक छोटी सी जो मतलब एरिया होगा, उस एरिया को काट दिया गया और वहां पर एक नहर बना दी गई। समझ गए। तो ये जो स्वेज नहर है इसका निर्माण हुआ 1869 में फर्डिनेंड डी लेप्सिस के द्वारा। ये एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, इनके द्वारा इनके मार्ग निर्देशन में मतलब ये निर्माण हुआ था। 193 किलोमीटर लंबी ये नहर है, 193 किलोमीटर, और यहाँ पर पोर्ट सईद स्थित है। ठीक है, तो जो भूमध्य सागर की तरफ से यहाँ पर स्थित है पोर्ट सईद सॉरी। तो ये किसका है, मिस्र का ये पोर्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास पनामा स्ट्रेट, पनामा नहर सॉरी। तो पनामा नहर ये आप वापस देखिए, जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका इनके बीच में एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी, वहां पर जो है इस प्रकार के आपको दिख जाएगा पनामा नहर। तो ये अटलांटिक और उधर की साइड उसका अटलांटिक ओशन हो गया, नीचे की साइड पैसिफिक।
तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ने के लिए आपका पनामा नहर का यूज किया जाता है। ओके, तो ये पनामा नहर 58 किलोमीटर लंबी है और 1914 में इसका निर्माण हुआ था। उससे काफ़ी टाइम तक, मतलब लगभग सन 2000 तक जो है इस नहर का जो मालिकाना हक था वो किसके पास था? यूएसए के पास था। लेकिन फाइनली अब ये जो नहर है ये पनामा को सौंप दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पर पनामा सिटी भी है, तो पनामा सिटी के नाम पर इसका नाम पनामा नहर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कील नहर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कील नहर। ये उत्तरी जो सागर है नॉर्दर्न सी, उसको बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सागर बीच में एक छोटी सी जगह पर होगा, उत्तरी सागर से देखिए उस बीच से एक पतला स्टेट होगा, तो उसी को कहते हैं आपका कील सागर। इस पर आप जर्मनी का कंट्रोल है और 98 किलोमीटर की ये आपकी नहर है। ओके, चलते हैं आगे। अब हम प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रमुख नदियों में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा किसका? नील नदी का, क्योंकि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी, वो कौन सी नदी है? नील नदी। ये 6650 किलोमीटर लंबी है। ओके, अब अगर हम नील की बात करें कहाँ से निकलती है, तो दो इसके भाग होते हैं। ये देखिए मैंने दिखा रखा है इस प्रकार से। तो पहली होती है एक सफ़ेद नील जो कि निकलती है विक्टोरिया लेक, युगांडा में स्थित है। दूसरी होती है नीली नील, यानी कि ब्लू नील। ये इथियोपिया की टाना लेक से, टाना झील से निकलती है। ये दोनों आपस में मिलकर बनाती हैं नील। और मिलती कहाँ पर है? सूडान का जो शहर है खार्तूम, तो सूडान के खार्तूम शहर में ये मिलती हैं और वहाँ से ये नील के नाम से जानी जाती हैं। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है आपकी नील नदी, और पूरी दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास अमेजन। तो अमेजन का नाम आपने सुना होगा। अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र, जो प्रवाह एरिया है वो सबसे बड़ा है ना। प्रवाह एरिया के अंतर्गत जो है नदी और उसकी सहायक नदियों का पूरी, मतलब जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो सारी सब आ जाती हैं। तो उस मामले में अमेजन नदी सबसे बड़ी है। अमेजन के जो फॉरेस्ट है उनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। पिछले दिनों जब कुछ टाइम पहले उसमें आग लगी थी, तो लगातार जो है वो पूरी दुनिया के द्वारा जो है वो कैसे, मतलब ब्राज़ील को बार बार बोला जा रहा था कि भाई आप जो है इस आग को बुझाइए, क्योंकि जो अमेज़न के फॉरेस्ट होते हैं वो दुनिया में जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र माने जाते हैं अमेज़न फॉरेस्ट। और अमेज़न जो फॉरेस्ट होते हैं वो जैव विविधता के लिए संपन्न है। यहीं पर जो है अमेज़न नदी बहती है, और दुनिया के इनको फेफड़े कहा जाता है ना, विश्व का फेफड़ा भी इसको कहा जाता है। तो ये 6228 किलोमीटर लंबी आपकी नदी हो जाती है। फिर है हमारे पास यांगसी। यांगसी तिब्बत के पठार से निकलती है और साउथ चाइना सी में गिरती है, पूरी चीन सागर में गिरती है, सॉरी। फिर है आपकी मिसिसिपी मिसौरी। ये आपके इतास्का लेक आपके यूएसए में है। तो मिसिसिपी मिसौरी यूएसए की सबसे बड़ी नदी है। ये मैक्सिको की खाड़ी में आपकी गिरती है। फिर है येनिसी नदी। येनिसी नदी तानालुओ पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। हुआंगहो नदी ये कुनलुन पर्वत से निकलकर बोहाई सागर में गिरती है। फिर है ओब जो कि अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में गिरती है। फिर है कांगो। कांगो जो है वो लुआनिया और लापुआ नदी के संगम से निकलती है, पूर्वी अफ्रीका में है और अटलांटिक ओशन में ये गिरती है। फिर है आपका लेना नदी। लेना नदी बैकाल पर्वत से निकलती है और लाप्टेव सागर में गिरती है। फिर है आपका मैकोंग। मैकांग जो लेक है वो तिब्बत के पठार, तिब्बत प्लेट्यू जो है उससे निकलकर साउथ चाइना सी में गिरती है। फिर है आपका मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव जो झील है, मैंने बताया था कहाँ पर स्थित है, कनाडा के अंदर स्थित है, वहाँ से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। फिर है नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है वो अफ्रीका में है और गिनी हाईलैंड से ये निकलती है और गिनी की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। फिर है मर्रे डार्लिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वहाँ से निकलती है और हिंद महासागर इंडियन ओशन में गिरती है। तो ये हमारी कुछ प्रमुख नदियाँ हो जाती हैं। फिर हम बात करेंगे विश्व के कुछ महाद्वीपों की। तो विश्व के अगर हम प्रमुख महाद्वीपों की बात करें दोस्तों, तो सबसे प्रमुख हम जानते हैं कि कौन सा है? एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत इस पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी कियांग, सॉरी। इसी को भारत में आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आपका अफ्रीका। अफ्रीका में जो है वो सबसे बड़ा पर्वत है आपका माउंट किलिमंजारो, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है नील नदी। फिर है उत्तरी अमेरिका, जहाँ पर माउंट मैकिनले जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है और मिसिसिपी मिसौरी जो है वो सबसे बड़ी नदी हो जाती है। फिर है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसमें माउंट इकांकागुआ जो है वो सबसे बड़ा पर्वत है और अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। ये माउंट इकांकागुआ भी एक क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आता है। फिर है यूरोप।
जिस पे माउंट एल्ब्रूस, जो कि सबसे बड़ी नदी जिसकी है वोल्गा। तो वोल्गा नदी यूरोप में काफ़ी फेमस है, इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोस्यूस्को, जो कि सबसे बड़ी नदी यहाँ की है मर्रे डार्लिंग। और फिर अंटार्कटिका, जहाँ पर विंसन मासिप नाम का एक पर्वत है जो सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ हो जाते। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विश्व का कुछ मोटा मोटा जो जी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होता है। और कल हम जो है इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और 2 से 3 वीडियो के अंदर उसको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तब बाकी के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू।